नमस्कार, मैं हूं सुधीर दीक्षित और आप देख रहे हैं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में 4 चरण के चुनाव हो चुके हैं और देश के बाकी हिस्सों में चुनाव जारी है। लेकिन जैसे जैसे गर्मी का पारा चढ़ रहा है वैसे वैसे सियासी पारा भी चढ़ रहा है और हम एक बार फिर हाजिर है न्यूज 18 की खास पेशकश एडिटर्स पोल को लेकर, जिसमें हम इन चीजों पर चर्चा करेंगे कि आखिर मध्य प्रदेश में दोनों पार्टियों की स्थिति क्या है और दोनों ने किस तरीके का प्रदर्शन किया है और आगे नतीजों में किस तरीके से ये पार्टियां पहुंचेंगी। इस पर चर्चा के लिए हमारे साथ एक खास पैनल मौजूद है। सबसे पहले उनका तारुफ कराते हैं। हमारे साथ यहां मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ मौजूद है अरविंद तिवारी जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। कीर्ति राणा जी हमारे साथ मौजूद है, जो अपने सटीक विश्लेषण के लिए जाने जाते हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और हमारे साथ है नवनीत शुक्ला जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं और मालवा निमाड़ की राजनीति पर बारीकी से नजर रखते हैं। शुरुआत हम करते हैं सबसे पहले नवनीत शुक्ला जी से। सबसे पहला सवाल सर इस चीज को लेकर करेंगे कि चौथे चरण तक के चुनाव खत्म हो गए हैं, महिलाओं का वोट परसेंट मध्य प्रदेश में कम हुआ है, क्या वजह इसकी आप देखते हैं? महिलाओं का करीब 9% वोट कम हुआ है इस चुनाव में। पर एक बड़ी बात यह भी हुई है कि वो जो वोट है वो ट्रांसफर नहीं हुआ है। मतलब अगर महिलाओं की कोई नाराजगी होती तो वो कांग्रेस में जाना चाहिए था, पर ये वोट कांग्रेस पे गया नहीं है। इसलिए इस वोट को लेकर बहुत ज्यादा आकलन नहीं हो पा रहा कि आखिर ये वोट कहाँ चला गया, क्योंकि वोट डाला ही नहीं। इसका मतलब ये 9% वोट कम हुआ है। कीर्ति राणा जी से जानते हैं कि सर, मध्य प्रदेश की चुनाव की बात कर रहे थे हम लोग। इंदौर में अक्षय बम वाला जो कांड हुआ पूरे देश में चर्चित रहा, आपको कुछ उसका असर लगता है कि इंदौर के चुनाव पे पड़ा होगा? क्योंकि जनता के बीच में भी वोट को लेके वैसा उत्साह नहीं दिखा दिया जिसके लिए इंदौर ही जाना जाता है। देखिए, ये इंदौर में जो अक्षय बम कांड हुआ, ये गुजरात मॉडल, अमित शाह और मोदी जी का जो गुजरात मॉडल है वो यहाँ लागू हुआ। वहाँ सूरत वाला कांड हुआ, इंदौर में ये हुआ और इसके बाद में खजुराहो में। तो ये अक्षय बम का जो कांड हुआ है, मुझे तो ताजुब है कि अक्षय बम खुद एक लॉ कॉलेज चलाते हैं और उन्होंने लोकतंत्र के साथ में गद्दारी की। इंदौर जो सफाई में नंबर 1 था, वो उनकी बेवफाई के कारण भी नंबर 1 हो गया। तो अक्षय बम का असर कांग्रेस को कितना पड़ा, क्योंकि कांग्रेस का कैंडिडेट तो था ही नहीं। तो नोटा में कितने वोट गए ये चुनाव में पता चलेगा। इसके पहले तक जितने भी चुनाव हुए लोकसभा के, अधिकतम 6000 वोट नोटा में गए हैं। इस बार यदि 1,00,000-1,50,000 वोट भी नोटा में जाते हैं तो ये इंदौर के लिए बड़ी शर्मनाक और लोकतंत्र के लिए लज्जाजनक स्थिति होगी कि इंदौर इसमें भी नाम कमाएगा। इंदौर में जो जीत हासिल करनी थी बीजेपी को, वो जीत तो उसको मिलनी ही थी, लेकिन कहीं न कहीं उस जीत में जो अड़ंगा डला है वो बीजेपी को नुकसान करेगा। साथ ही साथ कीर्ति राणा जी का कहना है कि शंकर ललवानी को इसका नुकसान हो सकता है। नोटा को कांग्रेस प्रमोट कर रही है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी जो हैं वो भी इसी शहर से आते हैं। आपको लगता है कि कांग्रेस कहां वहां पर मालवा इलाके में या निमाड़ इलाके में कांग्रेस का संगठन लेवल पर या सीटों के लेवल पर कुछ कमाल कर पाएगी? देखिए, जहां तक इंदौर की बात है तो इंदौर जो कि जीतू पटवारी का गृह नगर है, वहां पर तो कांग्रेस ने अपने लिए जो थोड़ी बहुत संभावना थी, मतलब एक सम्मानजनक लड़ाई की, वो कांग्रेस ने खुद ही कोई एक गलत उम्मीदवार का चयन करके। अक्षय कांति बम को कांग्रेस ने मैदान में क्यों उतारा, यही एक पहला सवाल था। कहा जा रहा था कि जीतू पटवारी को पार्टी इंदौर से लड़वाना चाहती थी और जीतू पटवारी चुनाव से बचना चाहते थे, तो उन्होंने जो है अक्षय कांति बम के नाम पर सहमति करवा ली पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। इतनी बात तो सुनी जाती है। जहां तक आपने मालवा निमाड़ के सीन की बात की, तो मालवा निमाड़ की जो 3 ट्राइबल सीट है, मुझे लग रहा है कि मालवा निमाड़ की जो 3 ट्राइबल सीट है, झाबुआ, रतलाम, धार और खरगोन बड़वानी, यहां मुझे लग रहा है कि इस बार जो वोटिंग का परसेंटेज गया और जिस तरीके से हमने पूरे चुनाव के दौर में देखा कि जो संघर्षपूर्ण मुकाबला एक देखा, मतलब कहा जाए ना दूसरे शब्दों में, तो कांग्रेस इन तीनों क्षेत्रों में बहुत सम्मानजनक लड़ाई लड़ रही है चुनावी। और मतलब असली चुनाव, बाकी तो देखिए आप पूरे मालवा निमाड़ में कई जगह में गया, लेकिन चुनाव का रंग ही देखने को नहीं मिल रहा था। लेकिन चाहे झाबुआ हो, रतलाम हो, मतलब ये एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, दूसरी खरगोन और तीसरी धार, यहाँ हर जगह जो है चुनाव कशमकश वाला रहा। यहाँ पर कैंडिडेट्स के साथ साथ पॉलिटिकल पार्टीज भी पूरी तरह से एक्टिव रही। इसलिए इन 3 सीटों पर ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं कोई संभावना बन सकती है। और सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है इन 3 में भी अगर हम क्लासीफाई करें तो सबसे ज्यादा जो झाबुआ रतलाम सीट है उस पर मुझे लगता है कि इस बार जो है कोई मतलब बदलाव
नजर आ सकता। बाकी तो आप मालवा निमाड़ की बाकी सीटें देखें, चाहे वो उज्जैन हो, उज्जैन में तो इसलिए कि वहां पर मुख्यमंत्री की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, और उज्जैन वैसे भी देखा जाए तो उज्जैन हो, देवास, शाजापुर हो, ये भारत और चाहे मंदसौर नीमच हो, ये भारतीय जनता पार्टी के परंपरागत क्षेत्र है। अब प्लानिंग के लेवल पर अगर हम बात करें, प्रकाश जी आपसे जानेंगे कि प्लानिंग के लेवल पर मालवा निमाड़ में इलाके में, हम आदिवासी सीटों की भी बात कर रहे थे, प्लानिंग के लेवल पर दोनों पार्टियों को और संगठन को आप कितना आंकते, कहाँ आंकते हैं? दोनों पार्टियां बराबरी से कोशिश कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इलाकों में आए, उसके पहले राहुल गांधी आए, और जहां जहां राहुल गांधी की सभाएं हुई उन्हीं जिलों में प्रधानमंत्री की सभाएं भी हुई, तो जाहिर है टक्कर बहुत तगड़ी थी। संगठन के स्तर पर जो काम बीजेपी कर रही है, कांग्रेस संगठन के स्तर पर उतना अच्छा काम नहीं कर पा रही। अगर कांग्रेस कड़ी टक्कर दे रही है तो वो उम्मीदवार की योग्यता है, पार्टी की योग्यता नहीं है। तो स्पष्ट है कि उम्मीदवार वर्सेस पार्टी की लड़ाई है। यहाँ उम्मीदवार तगड़े हैं, वे अपने बूते पे लड़ रहे हैं। कांग्रेस ने उम्मीदवारों को छोड़ दिया कि आपके बूते पे भूरिया जी आप लड़ो, जीतो हारो आपके ऊपर है। धार में भी यही हाल है और खरगोन में भी यही हाल है। तो संगठन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को, वो नहीं मिल रही है। अब बहुत सारी बात यहाँ पर हम कर रहे हैं कि देखिए संगठन का भी मामला आता है, उम्मीदवारों का मामला भी आता है। कीर्ति जी, मालवा जो है वो मध्य प्रदेश की सियासत का पावर सेंटर बनकर उभरा है। लोकसभा चुनाव में, विधानसभा चुनाव में 8 मंत्री, डिप्टी सीएम, मुख्यमंत्री समेत सभी लोग यहां से आते हैं। तो इस पावर सेंटर का कितना दम आप देखते हैं, खासतौर से मालवा की बात करें या फिर हम निमाड़ की सीटों की बात करें? देखिए, पावर सेंटर तो इसलिए महत्वपूर्ण हो गया कि उज्जैन से मुख्यमंत्री हैं, लेकिन इसी पावर सेंटर में इंदौर की सीट ने जो धब्बा लगाया है, वो धब्बा इस पावर सेंटर के लिए भी प्रभावित करने वाला है। ठीक है कि जैसा अरविंद भाई ने कहा कि 1 या 2 सीट निकल सकती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश की 28 सीटों पे चुनाव हुआ है, क्योंकि खजुराहो वाली सीट तो एक तरह से जीती गई थी। 28 सीटों में से यदि कांग्रेस, तो इंदौर भी इसी श्रेणी में मान के चलिए। हाँ, कांग्रेस यदि 2 सीटें भी पूरे 29 सीटों में से ले आती है तो ये कांग्रेस की उपलब्धि होगी, और बीजेपी का जो नारा है 400 पार, निश्चित रूप से वो नारा घट जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सीटों पे कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं है मध्य प्रदेश में, पाने के लिए सारा जहां है, क्योंकि 29 सीटें हैं जिसमें से 1 सीट कांग्रेस के पास है, 28 सीटें बीजेपी के पास है। खजुराहो की सीट पर ऑलरेडी वॉकओवर की तरह मिल चुका है। नवनीत जी, जिस तरह से कीर्ति जी ने पूरा बताया, एनालिसिस बताया सारी सीटों को लेकर, लेकिन अगर हम यहाँ की बात करें, जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष है लेकिन विधानसभा चुनाव हारे। दूसरी तरफ नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार हमारे पास है। कांग्रेस कहती है कि जय वीरू की जोड़ी कमाल दिखाएगी। नहीं, देखिए कांग्रेस के साथ सबसे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति ये है कि भाजपा, कमलनाथ जी ने भी कहा था ना कि हमारा मुकाबला भाजपा के संगठन से है। कांग्रेस के साथ दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति कि अभी तक भी जीतू पटवारी जो है संगठन खड़ा नहीं कर पाया। और इंदौर की हालत तो और बुरी हो गई कि इंदौर में अभी तक, मतलब पिछले 2 सालों में, 1.5 सालों में जब से हैं वो, कहीं संगठन नाम की कोई चीज ही नहीं है। तो दिक्कत क्या हो रही है कांग्रेस के साथ में कि कांग्रेस जिस उम्मीदवार को टिकट दे रही है उसके लिए संगठन तो बचे ही नहीं कहीं पे। और भाजपा का एक ताकतवर संगठन, जो जमीन से जुड़ा हुआ संगठन, जिसे कहते हैं ना कि बहुत नीचे के लेवल तक कार्यकर्ता, बूथ मैनेजमेंट तक का उन्होंने जो कर रखा है, उसका लाभ भाजपा को बहुत ज्यादा मिलता है। देखिए, मुद्दों की बात कर रहे थे हम लोग कि वैसा कोई फैक्टर इस बार चुनाव में नहीं दिखा जो आमतौर पर देखने को मिलता है। राम मंदिर की बात करें अरविंद जी, 370 की हम बात करते हैं, बीजेपी ने लक्ष्य रखा था हर बूथ पर 370 का, लेकिन लोग वोट करने नहीं निकले। तो आप लगता है बीजेपी को कोई चुनौती इसमें झेलनी पड़ी होगी? नहीं, देखिए जो परिदृश्य हमारे सामने आ रहा है सुधीर जी, तो उससे ये तो स्पष्ट है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने का जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो नारा था, वो तो मुझे कम से कम ये जो मालवा निमाड़ क्षेत्र है इसमें तो कहीं मुझे दिख नहीं रहा कि इस तरह का कोई सीन बन रहा हो। बताओ, आप इंदौर में अंदाज लगाइए, इंदौर जो राजनीतिक रूप से सबसे जागृत शहर माना जाता है, वहां पर मतलब सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी के लोगों में मतदान के 1 सप्ताह पहले तक चुनाव को लेकर कोई उत्साह नहीं था। कहा जा रहा था कि पार्टी के कार्यकर्ता घर बैठे हुए हैं। अंदाज लगाइए, आपके पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री शिव प्रकाश को इंदौर में एक बैठक लेना पड़ी, इंदौर के नेताओं को एक फोरम पे बिठाना पड़ा, एक ऑनलाइन बैठक ली। उन्होंने कहा कि भाई इंदौर में इतनी उदासीनता क्यों है, कार्यकर्ता बाहर क्यों नहीं निकल रहा है इंदौर में जो है। और उन्होंने पार्टी के बड़े नेताओं को, जिसमें 2 कैबिनेट मंत्री शामिल हैं, 6 विधायक शामिल हैं और पार्टी के कई दिग्गज नेता शामिल, उनको निर्देश देना पड़े कि इंदौर में वोटिंग परसेंटेज बढ़े, ज्यादा से ज्यादा वोटिंग हो, इसके लिए आप मैदान संभालिए। विधानसभा चुनाव में भी ऐसा देखा गया था कि कार्यकर्ता बाहर नहीं निकल रहा था, फिर आखिरी के 1 महीने में अचानक से कार्यकर्ता बाहर निकला।
देखिए ये तो एक महीने पहले कार्यकर्ता का निकलना तो बड़ी बात है, मतलब बहुत महत्व रखता है। मैं तो आपसे कह रहा हूं ना कि यहाँ तो एक सप्ताह पहले तक स्थिति ये थी कि भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम कार्यकर्ता जो वोटर को घर से निकालकर बूथ पे लाने का काम करते हैं, जो बहुत उत्साह के साथ बूथ पर मोर्चा संभालते, वो गायब नजर आ रहे थे। तो पार्टी के लिए चिंता का विषय बना। पार्टी की सेंट्रल और स्टेट लीडरशिप ने लोकल लीडर से कहा कि भाई आप ये ऐसा क्यों हो रहा है इंदौर में, पहली बार इतनी उदासीनता हम पार्टी के लोगों के बीच में देख रहे हैं। तो बताइए ये पार्टी जिस मुद्दे पर चिंतित रही है, तो अंदाजा लगाइए कि इंदौर में बीजेपी का वर्कर कितना एक्टिव था, और एक सप्ताह पहले एक्टिव, और आखिरी 3 दिनों में बीजेपी ने पूरी ताकत इस बात पर झोंकी कि इंदौर में ज्यादा से ज्यादा मतदान हो, और उसी का नतीजा था कि इंदौर में 60% के आसपास मतदान हुआ। कुछ लोगों से हम बात कर रहे थे कीर्ति जी, उनका कहना था कि छिंदवाड़ा में हमने देखा तो कमलनाथ अपना चुनाव अकेले लड़ रहे थे, राजगढ़ में दिग्विजय सिंह को देखा तो वो अपना चुनाव अकेले लड़ रहे थे, तो कमोबेश ऐसा लग रहा है कि इंदौर में जीतू पटवारी अलग थलग पड़ गए, कुछ ऐसा लगा? जीतू पटवारी इंदौर में यदि लड़ते तो माहौल कुछ और होता, कांग्रेस में जोश आता, लेकिन जीतू पटवारी तो रणछोड़दास साबित हो गए। उनको ऑफर दिया था लड़ने का, लेकिन उन्होंने अक्षय कांति बम को आगे कर दिया। जीतू पटवारी और उमंग सिंगार में जो अंदरूनी कटाछनी चल रही है, उससे भी मालवा क्षेत्र में कांग्रेस प्रभावित हुई है। और जहां तक मैं थोड़ा सा बात को और आगे ले जाता हूं, ये जो चुनाव के परिणाम आएंगे मध्य प्रदेश के नहीं पूरे देश के, इसमें कांग्रेस जो आरोप लगाएगी वो तो तय है कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई वगैरह वगैरह, उसका अंदाजा अभी से लगना शुरू हो गया है। लेकिन यदि बीजेपी 400 पार जाती है तो विपक्ष ये आरोप लगाने से भी नहीं चूकेगा कि इस बार चुनाव आयोग रबर स्टैंप की तरह बीजेपी का साथ देता रहा। हमने भी देखा है 2-3 चरणों के मतदान के बाद में बीजेपी ने 11 दिन, चुनाव आयोग ने 11 दिन बाद आंकड़े जारी किए कि साहब प्रतिशत बढ़ गया है। और मध्य प्रदेश और इंदौर की बात करें तो इंदौर में तो कांग्रेस ढंग से अपना चुनाव भी नहीं लड़ पाई है, क्योंकि कमलनाथ ने पिछले दिनों जब इंदौर आए थे तो उन्होंने कहा था कि छिंदवाड़ा मॉडल मेरा इसलिए है कि मैं अपने हिसाब से सारे पद तय करता हूं, सारी जिम्मेदारियां तय करता हूं, बूथ मैनेजमेंट तय करता हूं, उसी हिसाब से वो अब तक जीतते रहे। और बीजेपी के लिए इस बार मध्य प्रदेश में 2 ही सीटें नाक की बनी हुई है, एक तो छिंदवाड़ा और दूसरी राजगढ़ की दिग्विजय सिंह की। ये 2 सीटें वो किसी भी हालत में जीतना चाहती है और वो अपनी रणनीति में सफल होती है, तो उसमें दिग्विजय सिंह की कमजोरी कम होगी, कमलनाथ की कमजोरी कम होगी, कांग्रेस की कमजोरी ज्यादा साबित होगी। देखिए जिस तरीके से हम बात कर रहे थे, खास तौर पर मध्य प्रदेश की जो हॉट सीट है, राजगढ़ की हम बात करते हैं, हम छिंदवाड़ा की बात करते हैं, छिंदवाड़ा सीट को लेकर भाजपा ने पूरा जोर लगाया था। ऐसा लग रहा था नवनीत जी कि छिंदवाड़ा को लेकर बीजेपी ने लगातार रणनीति बनाई है, तो कहीं ऐसा महसूस होता है कि पूरा फोकस छिंदवाड़ा पर रहा, उस वजह से बाकी जगह कहीं बीजेपी कमजोर होती नजर आई? नहीं, निश्चित रूप से। पर एक छिंदवाड़ा के चुनाव में आपने एक बात जरूर देखी होगी कि छिंदवाड़ा के चुनाव में भाजपा के सारे नेता वहां गए हैं प्रचार के लिए, अमित शाह भी गए और प्रधानमंत्री एक बार भी नहीं गए। ये कमलनाथ के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बुनियादी रिश्तों का भी सबक है कि उन दोनों के बीच में एक बार भी नहीं गए, जबकि 4-4 बार उनको जाना चाहिए था, क्योंकि वो सीट प्रतिष्ठा की थी, वो एक बार भी नहीं गए। एक और चीज है जो आपने कहा, अभी हाल कीर्ति भाई ने कहा कि देखिए जीतू पटवारी का मामला इसलिए अलग है कि जो सीटें जीत रहे हैं वो जीतू पटवारी के कारण नहीं जीत रहे हैं। छिंदवाड़ा जीत रहे हैं तो ड्यू टू कमलनाथ, राजगढ़ जीत रहे हैं तो ड्यू टू दिग्विजय सिंह। आप वहां जीत रहे हैं क्योंकि वहां जो झाबुआ का टिकट है उसके लिए तो खुद जीतू पटवारी टिकट कटवाने के लिए कांतिलाल भूरिया के दिल्ली गए थे, पर वहां वो टिकट कटा नहीं, कांतिलाल भूरिया को ही मिला। तो अगर वो सीट निकल रही तो उसका श्रेय भी जीतू पटवारी को नहीं है, ये उन ताकतवर उम्मीदवारों को है जो टिकट अपने खुद के दम पे लाए हुए हैं। चुनाव आयोग की हम बात कर रहे थे, अभी जिक्र किया कीर्ति राणा जी ने भी जिक्र किया, नवनीत जी ने भी जिक्र किया, अरविंद जी, चुनाव आयोग को कहीं न कहीं लगता है आपको चुनाव का जो प्रचार प्रसार होता है, जैसे हम बात कर रहे थे कि उस तरह का प्रचार प्रसार इस बार नहीं देखा गया, खासतौर से चुनाव आयोग की तरफ से भी ऐसे कदम उठाए जाने थे जिससे मतदान को हम रिकॉर्ड लेवल पर ले जा सकते थे? देखिए सुधीर जी, जहां तक मेरा मानना है कि दोनों राजनीतिक दल, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की तुलना में वोटिंग का परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा जाए, ज्यादा से ज्यादा लोग मतदान करें, इसके लिए चुनाव आयोग और शासन ने तो पूरी मशक्कत की। चुनाव आयोग ने जो अलग अलग एक्टिविटीज की, देखिए चुनाव आयोग अल्टीमेटली अपनी जितनी एक्टिविटीज है वो स्टेट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के माध्यम से ही करता। चुनाव आयोग ने जितनी एक्टिविटीज की, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उसी का असर है कि देखिए राजनीतिक दलों की ओर से तो मतदान ज्यादा हो, इसके लिए संगठन स्तर पर पहल हुई, कार्यकर्ताओं के स्तर पर, लेकिन चुनाव आयोग ने आम आदमी ज्यादा से ज्यादा मतदान के लिए पहुंचे, इसके लिए जो पहल की थी, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसका असर, और विशेषकर इंदौर जैसे शहर में तो उसका
उसका असर देखने को मिला। देखिए मतदान के दिन जब इंदौर में दोपहर तक जो है 38-40% वोटिंग हो रहा था, उस दौर में जो है इंदौर में प्रशासन ने लोगों से आग्रह किया, अलग अलग मैसेजेस चले, प्रशासन की जो गाड़ियां थी उन्होंने कहा कि भाई मतदान महत्वपूर्ण है, आप मतदान के लिए निकलिए, ज्यादा से ज्यादा मतदान करिए। तो उसका असर तो कहीं ना कहीं देखने को मिला। तो मुझे जहां तक लगता है कि चुनाव आयोग की और स्टेट गवर्नमेंट की और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की तो ज्यादा से ज्यादा मतदान को लेकर पूरी सक्रियता रही। चुनाव की बात आती है तो बयानबाजी का जिक्र जरूर आता है। जब बड़े नेता बयानबाजी करते हैं तो वोटर्स जो होते हैं वो कहीं न कहीं इधर से उधर शिफ्ट होते हैं। एक बड़ा सवाल इन चारों विशेषज्ञों से हम जानना चाहेंगे। प्रकाश जी, मंगलसूत्र का जिक्र आया, विरासत टैक्स का जिक्र आया, आपको लगा कि चुनाव में कुछ असर उसका देखने को मिलेगा? नकारात्मक असर देखने को मिलेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री ने, जो बीजेपी के इतने बड़े नेता हैं, उन्होंने कांग्रेस के एजेंडे पे बात की और कांग्रेस के एजेंडे पे वो बातें जो कांग्रेस ने कही ही नहीं है। तो बड़ी हास्यास्पद बातें हुई। न तो भैंस कोई किसी को दे रहा है, न कोई मकान दे रहा है, न कोई बैंक अकाउंट दे रहा है, न मंगलसूत्र दे रहा है। ये बात जरूर कांग्रेसी कहने लगे कि देखिए 400 सीटें इन्हें मिलनी थी, आधे सीटें हम ले रहे हैं, अब इनको 200 सीटें मिलेगी। तो हंसी के पात्र बने। ऐसे बयान की अपेक्षा प्रधानमंत्री जैसे व्यक्ति से नहीं की जा सकती। 4 जून को नतीजे आएंगे, लेकिन एक चीज और सवाल हम जानना चाहेंगे इसमें। नवनीत जी, आखिरी सवाल आपसे पूछते हैं कि आखिर ऐसे क्या मुद्दे आप देखते हैं कि जिन पर ये पूरा चुनाव लड़ा गया, जिसका असर देश भर में देखने को मिल सकता है, खासतौर से मालवा की और निमाड़ की भी बात करें तो? देखिए, सबसे बड़ी बात है यहाँ हमारे पास 2 मुद्दे हैं। एक तो यह है कि किसानों का मुद्दा सबसे ज्यादा है कि मोदी की गारंटी जो थी वो इस बार पूरी नहीं हुई। वही 2250 रुपए उनको जो समर्थन मूल्य मिलना है और जो उनको ऊपर का पैसा मिलना था वो आज तक नहीं मिला। तो किसानों के साथ एक खुली धोखाधड़ी किसानों को दिखने लगी है। दूसरी बात, आप ये समझिए कि कितने 13 करोड़ इंजीनियर अब खाली हो चुके हैं जिनके पास कोई काम नहीं है। इस साल 15 लाख इंजीनियर निकल रहे हैं। प्रधानमंत्री की सभाओं में रोजगार, महंगाई, जो आज की तारीख में सबसे बड़े मुद्दे हैं, उस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। पूरा चुनाव जो है ऐसा लग रहा है कि धर्म और आपका हिंदू मुसलमान पे आके टिक गया है। देश के लोग अभी समझने लगे हैं कि एक बार एक मुद्दा भुनाया जा सकता है, दूसरी बार नहीं भुनाया जा सकता। तो देखिए, ये विशेषज्ञों से हमने बात की और जानने की कोशिश की है कि आखिर कौन से मुद्दे हैं जिन्होंने चुनाव पे असर डाला है। गर्मी अलग तरीके से अपना असर डाल रही है, लेकिन सियासत में वो गर्मी नहीं देखने को मिल रही है जो कि चुनाव के परिणामों को अलग तरीके से दिखा सकती है। लेकिन इसके बाद जब चुनाव के नतीजे 4 जून को आएंगे तो पता चलेगा कि आखिर किसकी बयानबाजी का असर कितना रहा है। और हमारे साथ जो विशेषज्ञ थे वो न सिर्फ देश की, न प्रदेश की, बल्कि देश के हर चप्पे चप्पे में होने वाली राजनीतिक घटनाओं की जानकारी भी रखते हैं और गहराई से उनका जब अध्ययन करते हैं तो उनके विचार जो है वो सामने निकल कर आते हैं। ऐसे ही कुछ विचारों को लेकर एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। परेशान मेंटेनेंस के नाम पर अधिकांश